पटना में छात्र अड़ गए, सीधे सीधे भिड़ गए। डाक बंगला चौराहे पर डंडे चले। पटना में पत्थर बरसे, सिर फूटे। पहली बार पटना के डाक बंगला चौराहे पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है। एक तरफ पूरी पुलिस फोर्स है, डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाल रखा है। तो दूसरी तरफ हजारों आंदोलनकारी छात्र लोहे की दीवार के पार जाने पर अड़े हैं और पुलिस फोर्स छात्रों को पीछे धकेलने पर तुली है। छात्र पुलिस वालों पर बांस की बल्लियां फेंक रहे हैं तो डीएम एसएसपी खुद सामने आकर उसे पकड़ रहे हैं। पुलिस ने धक्का मुक्की कर रहे छात्र को पीटा तो छात्रों ने मोटा डंडा उठाकर फेंका जो सीधे डीएसपी कामाख्या सिंह के नाक पर लगा। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आंदोलनकारी छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए जाने लगे। पुलिस वालों ने प्रोटेक्टिव शील्ड से बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ पत्थर सीधे पुलिस वालों को लगे। पत्थर लगने से एक महिला सिपाही घायल हो गई। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठी चलानी पड़ी, छात्रों को लोहे की दीवार से दूर खदेड़ना पड़ा। पुलिस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन कर रही है। भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि साहब, मैं 9 दिन से भूखा हूँ। ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। 15 सूत्री मांग को लेकर के लगातार 13 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पर टिके हुए हैं। ये बताइए सर, क्या हम मांग कर रहे हैं? ये तो नहीं मांग कर रहे हैं कि हमको सांसद बना दीजिए, विधायक बना दीजिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया। पीएससी अधिकारी के द्वारा हम लोग कुत्ता हैं, हम लोग छात्र हम लोग अनाज के लिए उठाने के लिए लड़ते हैं और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बताइए, हम लोग कुत्ता हैं? अधिकारी द्वारा हम लोग कुत्ता कहा जाता है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये लोग डिटेन किए हैं और हम लोग छात्रों को फेयर की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, छात्र परीक्षा में सुधार नहीं किया जा रहा, तो हम लोग इसी की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन लाठी चार्ज कर करके जबरदस्ती सबको जेल में डाल रही है। सरकार को यह पता थी हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले, उसके बाद भी जानबूझ के ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन किया गया इनके द्वारा। और ये जब तक डेमोक्रेटिक का एक भी पिलर पे अगर खतरा आएगा, हम लोग रोड पे मिलेंगे। इससे हमको कोई सरकार का लाठी और सरकार का जेल नहीं डर।
हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है। वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। पुलिस के डंडे बरसाने पर छात्र थोड़ा पीछे हटते हैं और जैसे ही पुलिस शांत होती है छात्र फिर इकट्ठा हो जाते हैं। डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। अब देखिए, जो दो लोहे के बीच का हिस्सा है वो किस तरह से टूट चुका है और ये दोनों तरफ सड़क के 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ इसी तरह दबाव है पुलिस पर। और बैरिकेटिंग का जो बीच का लोहा है आप देखिए वो गायब है, यानी जो बैरिकेटिंग बनाई थी उसके एक हिस्से को, बीच के हिस्से को छात्रों ने तोड़ दिया है और इसलिए वहां पर पुलिसकर्मियों ने अपनी दीवार जो है कतार बना के खड़ी कर रखी है ताकि छात्र यहाँ से आगे न बढ़ने पाए। और इसी के समानांतर जो सड़क का आधा हिस्सा है वहां भी आगे हम आपको दिखा सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है यानी सड़क का जो आधा हिस्सा है वहां भी किस तरह से दबाव बना हुआ है। ये लोहे की बैरिकेटिंग थी, अब इसे गिरा दिया गया। उस बैरिकेटिंग के ऊपर छात्र जो है चहलकदमी कर रहे हैं। पुलिस वाले विवश भी हैं, उनकी इतनी अधिक संख्या है, युवा है, लगातार धक्का उधर से दिया जा रहा है और ऐसे में इनको बैरिकेटिंग रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसलिए लगातार पुलिस की कोशिश है कि कम से कम यहाँ से आगे न जाने पाए। और यही कारण है कि एक आखिरी विकल्प उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी कतार बना रहे हैं। बैरिकेटिंग के ठीक पीछे के हिस्से में पुलिस वाले खड़े हैं ताकि यहाँ से आगे जाने ना पाए। और इससे आगे मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ भी पुलिस काफी संख्या में तैनात है। वहाँ सड़कों पर मुझे जानकारी मिली है कि बालू लदे ट्रैक्टरों की जो ट्रॉलियां हैं वो सड़कों पर लगा दी गई हैं और पूरी कोशिश की गई है कि हर उस चौराहे पर बैरिकेटिंग बनाई जाए, छात्र वहां से आगे न बढ़ने पाए। तो ये रस्साकस्सी, धक्का मुक्की पिछले 1.5 घंटे से लगातार बनी हुई है और गांधी मैदान से ये तमाम वो छात्र जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना ये है कि आखिर यहाँ से वो आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी थोड़ी देर में भिड़ंत हो रही है। जैसे ही छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पुलिस उन्हें पीछे की तरफ खदेड़ती है। पटना के डाक बंगला चौराहे से सीएम आवास सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अगर छात्र डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़े तो हालात बिगड़ सकते हैं। थोड़ी देर पहले छात्रों ने पुलिस की एक एक करके 3 बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स तैनात की गई। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए। पुलिस उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टूडेंट सीएम आवास की तरफ मार्च करने पर अड़े हैं। तो एक बार फिर कोशिश की है। देखिए पुलिसकर्मी से कैसे उलझने की कोशिश की जा रही है। एक छात्र नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया है और वो आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले भी बैरिकेडिंग के ऊपरी हिस्से में चढ़ गए हैं और उनकी कोशिश है कि ये किसी तरह से बैरिकेडिंग को लांघ ना सके। हालांकि कई छात्र यहाँ से आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन जो छात्र यहाँ बैरिकेडिंग के पास हैं उनको यहाँ पर रोक लिया गया है। सारे छात्र यहाँ भींगे हुए हैं, पुलिस वाले भी भींगे हुए, लेकिन हर कोई तैयार है। कोशिश किया जा रहा है, हम लोग का आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है, पुलिस रोक रही है। वाटर पानी हमारी हाथों में जंजीर लेकर छात्र पहुंचे हैं, पोस्टर है, बैनर है, बैरिकेडिंग है और इस दौरान छात्र अपनी बात भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगे सुनी जाए, मांगे मानी जाए। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक मोर्चे पर निपटने के साथ साथ पुलिस की जो टीम है वो दूसरे मोर्चे पर भी है। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस बहुत सब्र से काम ले रही है। स्टूडेंट्स के खिलाफ कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ स्टूडेंट ने धक्का मुक्की भी की। इस दौरान एक छात्र का सिर फट गया और एक छात्रा बेहोश हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर जमकर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई ताकि छात्र थोड़ा पीछे हटे। लेकिन गर्मी इतनी है कि वाटर कैनन ज्यादा असर नहीं कर रहा है। पानी की बौछार में प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाते भी दिखे। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों वाटर कैनन एक साथ, दोनों वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया। एक साथ दोनों वाटर कैनन, दोनों सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यहाँ देखिए रेडियो स्टेशन से आने वाली जो सड़क है वहां भी पानी की बौछारें फेंकी जा रही है छात्रों पर, और दूसरी तरफ एक दूसरे रास्ते पे जो वाटर कैनन है उससे भी अब पानी की बौछारें शुरू हो गई है। दो वाटर कैनन दोनों अलग अलग दिशा में, और यहां से आप देखिए छात्रों पर जबरदस्त रोकने की पूरी कोशिश है। और ये देखिए वाटर कैनन किस तरह से ये जा रहा है छात्रों के ऊपर। ये देखिए भीषण गर्मी, और उस दौरान जो छात्र हैं वो यहाँ पर वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हो रहा है तो छात्र बिल्कुल वहाँ बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल वाटर कैनन जो है छात्रों के बिल्कुल ऊपर, लेकिन छात्र ठीक उसी जगह बने हुए। ये एसपी वर्मा रोड वाली सड़क है जो डाकबंगला को जोड़ती है, और यहाँ पर आप देखिए तेज बौछार पानी की, और कोशिश ये कि छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जाए, पीछे जाए छात्र। सारे पुलिसकर्मी भी भीग रहे हैं, छात्र भी भीग रहे हैं, लेकिन वहां से छात्र हिल नहीं रहे हैं, छात्र वहीं बने हुए हैं। डाकबंगला चौराहा सबसे व्यस्त चौराहा, 4 रास्ते, चारों व्यस्त सड़कें, 2 रास्ते पर छात्रों ने कब्जा जमाया और वहां कोशिश की यहां से आगे बढ़े, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच डाक बंगला चौराहे पर बंकर वाहन की तैनाती, इसे माइंस प्रोटेक्टर व्हीकल्स कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे वाहनों का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बस की छत पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों के साथ पोस्टर लिए एक छोटा बच्चा भी नजर आया। पटना के गर्दनी बाग में अलग अलग संगठनों के छात्र अपनी जिन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने, टीआरई 4 एग्जाम सिंगल फेज में कराने और नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसी मांगे शामिल हैं। बीपीएससी में गड़बड़ी और पेपर लीक की जांच की मांग की है। बीएसएससी परीक्षाओं में भी पारदर्शी व्यवस्था हो, कला, संगीत, नृत्य और कंप्यूटर साइंस में सीट बढ़े। बीएसएससी एग्जाम में संविदा कर्मियों का अतिरिक्त वेजेस हटे। छात्र इन्हीं डिमांड्स को लेकर 18 अगस्त से पटना के गर्दनी बाग में अनशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। छात्रों का दावा है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरना, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना उनका हक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का हम लोग एस्पिरेंट है, और हम लोग ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में देखा एकल परीक्षा हुआ है, लेकिन टीआरई 4 में ये पीटी और मेंस ला करके विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जो है उनके माइंड के साथ खेला जा रहा है। क्या हो सकता है? पीटी मेंस लाने का मतलब हुआ कि बड़े से बड़े पैसे वाले आएंगे, पैसा देंगे, उसका जॉब हो जाएगा। और सुनिए, नेगेटिव मार्किंग है सर। इसमें अगर 32,000 सीट निकालते हैं, इसमें से 20,000 सीट बढ़ेंगे लगभग, बाकी के सारा वैकेंसी चले जाएंगे। ये कौन सी तब वैकेंसी निकालेगा? ऐसा नहीं कि सरकार का जो है ना टीआरई 4 का ही ये दिक्कत है। सरकार का कोई भी ऐसा एग्जाम जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई भी फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है। भाई बिहार एसएससी का 2023 में फॉर्म भरवाए हैं, 3 बार उसका विंडो ओपन करवाए हैं, फिर फॉर्म फिल करो, कब तक भाई, कब तक ऐसा? 70वीं बीपीएससी में बहुत जोर से धांधली हुआ है, दरोगा का भी वही हाल हुआ है। लेकिन पटना के एसएसपी का आरोप है कि आज आंदोलन के नाम पर हिंसा की कोशिश हुई, पुलिस पर हमले हुए। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।
विभिन्न जो प्रोटेस्ट कराए गए थे उसी में लोग यहाँ पे आए थे और जेपी गोलंबर से होते हुए लोग यहाँ डाक बंगला पहुंचे थे। भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार पुलिस बल के द्वारा उनको समझाया भी जा रहा था कि वो शांति से रहें और उनकी बातें जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और बीच में जो वाटर गन का भी इस्तेमाल किया गया है और बाद में फिर भीड़ जब थोड़ी उग्र हो रही थी उन्हें समझा बुझा के चीजों को भी कंट्रोल में किया गया है। इसमें कई तरह के लोग आए थे और आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक विभिन्न लेयर्स में लोग आए हैं। तो जैसे जैसे क्लियर होता है अब लोगों का अपनी अपनी डिमांड से जैसे जो लोगों का था उनको ले आया जा रहा है। और थोड़ी शर्मनाक ये भी है कि लोगों के द्वारा हिंसा करने की कोशिश की गई थी जिसको लुढ़कवाएं। अभी कुछ लोग घायल हैं। छात्रों की शिकायत है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं स्टूडेंट्स के सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है। हालांकि वो भरोसा दे रहे हैं कि अगर कोई मांग अधूरी है तो बातचीत का रास्ता खुला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी पर छात्रों को भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा, कहा कि जो खुद 10वीं पास नहीं है उन्हें एग्जाम्स के मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। बिहार की राजधानी पटना में जहां बीपीएससी को लेकर सीएम आवास मार्च में बवाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ पटना के जक्कनपुर में बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी पुलिस पर डंडे और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों के ग्रुप ने पुलिसकर्मी को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से उनकी पकड़ से छूटकर अपनी जान बचाई। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर तोड़फोड़ भी की। कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई। हंगामे के दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों की कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। बवाल और मारपीट के बाद बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के बाहर तनाव का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ये हंगामा हुआ है। हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, और फार्मेसी और नर्सिंग के जो छात्र हैं 2024-28 बैच के, उनके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया। लगभग 80% छात्र फेल हो गए और इसी बात को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये छात्रों का हुजूम जो यहाँ पहुँच गया, 1000 की तादाद में यहाँ छात्र आ गए और पूरे दफ्तर में तोड़फोड़ की। आप देखिए ये जो शीशा है यहाँ पर किस तरह से टूटा हुआ है, और यहाँ पर जितने शीशे आपको नजर आ रहे हैं सब कुछ तोड़ दिया गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर हमारे साथ हैं। सर ये बताइए क्या हुआ, इतनी संख्या में लड़के अचानक आए, कैसे ये सब हुआ? ये मामला आर्यभट्ट का नहीं है, ये मामला बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का है। हम लोगों ने मैसेज बार बार भिजवाया कि उनके डेलीगेशन ने बात भी की। बात करने के बाद बाहर गए, एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लड़के आए, इतना सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में बंगाल में 2 बड़े फैसले हुए। इनका ऐलान खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने किया। बंगाल के जिन यूनिवर्सिटीज में दिमागी नक्सल की क्लासेस चल रही थी वहां पर अब राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। बंगाल में 15 साल तक बहुत कुछ होता रहा जो कभी सामने नहीं आया। इसका एग्जाम्पल हरिपुर है, जहां पर 86% हिंदुओं को सजा मिली और इनाम 92 मुसलमानों में बांटा गया। जादवपुर से हरिपुर तक पूरी स्टोरी आप खुद देखिए। क्या जादवपुर कैंपस दिमागी नक्सल का अड्डा बन गया है? ये सब दिमागी नक्सल जो शिक्षा
आंगन में के नष्ट कर रहा है, उसके खिलाफ वो सब बंद करने के लिए हम लोग अभी ये निश्चित किया है। जादवपुर कैंपस में दिमागी नक्सल की ट्रेनिंग होती है। लाल सलाम वालों को अब राष्ट्रवाद सीखना पड़ेगा। आर्ट्स हॉस्टल में कुछ पिक्चर, कुछ स्लोगन वो ठीक नहीं है देश के लिए। वो मैं भेज रहा हूं लड़को को चेक करने के लिए। चेक करेगा, वो आर्ट्स हॉस्टल में है, सब नहीं चलेगा। यहाँ राष्ट्रवादी काम करना पड़ेगा। इतना पावर आपको कोई नहीं दिया गया है। सब अंदर रह के किशन जी रेड सैल्यूट, ये सब नहीं चलेगा। दिमागी नक्सल कैसे दिखते हैं, क्या लिखते हैं, छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, जेन जी के दिमाग को कैसे कैप्चर करते हैं, जादवपुर विश्वविद्यालय की दीवारों पर इसकी गवाही लिखी है। फ्री फिलिस्तीन, लाल सलाम, ब्रेक फासिज्म विथ रेड, माओवादियों के लिए प्रार्थना, नक्सलबाड़ी और अलग अलग देश विरोधी स्लोगन हॉस्टल की दीवारों पर लिखे गए हैं। कुछ ये देखिए स्लोगन्स है, लॉन्ग लिव नक्सलवाड़ी, स्मैश हिंदुत्व, ठीक है, या फिर आप वर्ल्ड व्यू की तरफ जाएंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि लॉन्ग लिव द मार्टियर्स ऑफ सीपीआई माओइस्ट, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ, उनके लिए, उनके सपोर्ट में स्लोगन्स लिखे हुए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला है ये तो बहुत ही अच्छी बात बोला है उन्होंने। इसी यूनिवर्सिटी में पिछले साल नवंबर में नक्सल जो है, माओवादी जो है, जिसे इंडियन आर्मी ने ठोक के मार डाला था, ठीक है ना, हमारे वीरों ने मार डाला था, उनको लेके एक हॉल बुक करके उनको कोमेमोरेट किया जा रहा था। यहाँ के जो आरएसएफ जो है, जो नक्सल स्टूडेंट्स फ्रंट है, मतलब नक्सलियों के स्टूडेंट्स फ्रंट है, तो वो लोग इसे, उन लोगों को कोमेमोरेट कर रहे थे और वहाँ उन्होंने ग्राफिटी बनाया था, लॉन्ग लिव कॉमरेड बसवराजू। बसवराजू वो है जो दंतेवाड़ा एनकाउंटर में हमारे 73 जवानों को वीरगति को प्राप्त करवाए थे। पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है, सिस्टम बदल गया है, लेकिन देश विरोधी मानसिकता वाले जो लोग नहीं बदले हैं, उन पर अब एक्शन तय है, क्योंकि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। 20 अगस्त 2026 की देर रात वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई छात्र घायल हुए। एबीवीपी समर्थकों ने एसएफआई पर जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाया। तो वामपंथी छात्रों ने कहा कि हंगामा एबीवीपी के बुलाए बाहरी लोगों ने किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी के आर्ट हॉस्टल में देश विरोधी स्लोगन और एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के विरोध में 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एबीवीपी का आरोप है कि कम्युनिस्ट सोच वाले कुछ लोगों ने पूरी यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया है। जादवपुर विश्वविद्यालय में अर्बन नक्सल, माओवादी और मार्क्सिस्ट लोगों ने जिस तरह का अत्याचार बरपाया है, जिस तरह का इन लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किया है, उस अत्याचार के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की जनसाधारण आज जमीन पर उतरी है, आज सड़कों पे उतरी है। यहाँ की जनसाधारण ये चाहती है कि जादवपुर विश्वविद्यालय को एकदम कॉकरोच मुक्त किया जाए। कॉकरोच मुक्त करने के लिए आज यहाँ पर हम कीटनाशक और डीडीटी लेकर जादवपुर का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग आज अभियान पर निकले हैं। भारतवर्ष के भारतीय मानसिकता के और भारतवर्ष के जितने भी सनातनी हिंदू धर्मप्राण जितने भी हैं, यहाँ पर हिंदू और भारतीयता से ओतप्रोत राष्ट्रवादी सभी शक्तियां आज इन राष्ट्र विरोधियों को सफाया करने के लिए जादवपुर से हम लोग आज यहाँ पर उतरे हैं सड़कों पर। इन मामलों में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच भी जारी है, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कैंपस के एक्चुअल जो स्टेक होल्डर है, 98% जो स्टूडेंट है जो नेशनलिस्ट है,
जो किसी न किसी तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी का सुनाम जो नाम है ऊंचाई पे लेके गए, वही है, वही स्टूडेंट है, वही टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, वही जो एलमनी है वही है। जो 1-2% जो नक्सल माओइस्ट आदमी है यहाँ पे कैंपस में, वो जादवपुर के एक्चुअल स्टेक होल्डर नहीं है। और हम लोग इसी पॉइंट से बोल रहे हैं कि रजिस्टर का रेजिग्नेशन इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाया है। इसलिए जादवपुर कैंपस में विवाद की शुरुआत कैसे हुई वो भी समझिए। इंजीनियरिंग संकाय छात्र संघ की एक जनरल बॉडी बैठक बुलाए जाने को लेकर हुआ था। एबीवीपी ने किसी आधिकारिक या चुने हुए छात्र संगठन के ऐसी बैठक बुलाए जाने पर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन और रैलियों के दौरान यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर लगा ऐतिहासिक लोगो भी क्षतिग्रस्त हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हिंसा की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, लेकिन जांच समिति के प्रमुख प्रोफेसर शुभ शंकर सरकार ने ऑनलाइन जांच में असुविधा का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बंगाल में जाधवपुर के साथ साथ नंदीग्राम के हरिपुर का नाम बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। हरिपुर की चिट्ठी खुद सीएम शुभेंदु लहराकर पूरे बंगाल को दिखा रहे हैं, क्योंकि जो ममता राज में हरिपुर में हुआ है वो आजाद हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी ना सुनाई दिया, ना दिखाई दिया। हरिपुर में ऐसा तुष्टीकरण हुआ जिसका खुलासा होने पर सभी हैरान हैं। हरिपुर में हिंदू आबादी 86% है, मुस्लिम 12.5% हैं, सिख 1.07%, बाकी दूसरे धर्म के हैं। लेकिन यहां बंगाल सरकार की योजना के तहत घर दिया गया तो 5097 परिवार वाले हिंदुओं के हिस्से में 2 मकान आए, जबकि 741 परिवार वाले मुसलमानों को 92 घर दिए गए। হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 2 জন হিন্দুকে দিয়েছিলেন আবাসের বাড়ি। একটা গ্রাম অ্যাপিজমেন্ট, একটা গ্রামে 86% হিন্দু বাস করে, 54 জনকে আবাস দিয়েছেন, 2 জন হিন্দু 52 জন মুসলমান। গোটা রাজ্যের হিসাব আছে আমার কাছে। আপনি কি লেভেলে অ্যাপিজমেন্ট করেছেন, বিজেপি করার অপরাধে, হিন্দু অপরাধে, মতুয়া, নমশূদ্র, রাজবংশী, আদিবাসী, পাহাড়ের 1 লক্ষ মহিলাকে আমরা অন্নপূর্ণা যোজনা যারা যোগ্য তারা টাকা পেয়েছে। আপনি পারবেন নাকি এসব হিসাব দেখাতে? অত তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। बंगाल में 15 साल तक जमकर तुष्टीकरण हुआ। बांग्लादेश से आए बांग्लादेशियों को पनाह दी गई, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तक बन गए। अब सरकार जनगणना करा रही है तो ममता बनर्जी को इसमें अपना वोट खोने का डर सताने लगा है। दीदी अलर्ट कर रही हैं कि जनगणना के बहाने सरकार एनआरसी, एनपीआर कराने की तैयारी में है। ऐसे में लोगों को जनगणना का बहिष्कार करना चाहिए, फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। আর একটা চুপিসারে কাজ ছাড়ছে, আমি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, সেটা কি? সেন্সাস শুরু করেছে। সেন্সাস মানে এনআরসি ফর্মে, এনপিআর ফর্মে আপনাকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, আধার কার্ড নাম্বার দিতে হবে, পরিবারে কারা আছে তাদের সব পরিচয় দিতে হবে, ভোটার আইডি দিতে হবে, পাসপোর্ট দিতে হবে, ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিতে হবে, কত কিছু। তার মানে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা নিয়ে পরে যে সেটাকে হাইজ্যাক করে সব টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেবে না, তার কোনো প্রমাণ আছে? সেন্সাস করবার আগে একবারও মানুষকে সচেতন করেছেন? কোন রাজনৈতিক দলকে নিয়ে মিটিং করেছেন? ममता बनर्जी को जनगणना साजिश लगती है, लेकिन बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि जनगणना होगी। जो भी देश का नागरिक है उसे कोई असुविधा नहीं होगा, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं उसे बंगाल से जाना पड़ेगा। नहीं, बस ठीक है, कोई असुविधा नहीं है। कोई देखिए, नागरिक जो है वो छूट ना जाए, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, विदेशी है, उसको चिन्हित करके हम यहीं से भगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए जो नागरिकता के लिए
नागरिक जो है उनको ये सुविधा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी इन दिनों मीडिया के सामने नहीं आती, जो भी कहना होता है सोशल मीडिया के जरिए कहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी और सड़कों पर उतरकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। लेकिन कभी उनके साथी रहे ऋतव्रत के मुताबिक बनर्जी दीदी को डिल्यूजन हो गया है, वो वास्तविकता से दूर हो गई हैं। वो वही सुनती हैं जो सुनना चाहती हैं, वो राजनीतिक सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए 4 मई चुनाव होने के बाद 6 तारीख जिस मीटिंग हुआ था, जिस मीटिंग में मेरा लीडर मदन मित्रो जी, मैं, हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ा था अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए। उस दिन डॉक्टर ममता बनर्जी का कहना था कि हम लोग 180 सीट में जीते हैं, तो हम लोग थोड़ा हैरान हो गए थे। 80 सीट में हम लोग जीते हैं, वो क्लेम कर रहे थे 180 सीट में। फिर नेक्स्ट डे बोले 230 सीट में जीते हैं, तो डिनायल मूड में है। और खास करके फेसबुक के अंदर रहने से ये डिनायल मूड और ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, डॉक्टर ममता बनर्जी से मेरा एक ही गुजारिश है कि फेसबुक के बाहर थोड़ा निकल के आ जाइए और आके जो बोलना है वो बोलिए। 2 दिन के भीतर ममता बनर्जी के लिए 2 अच्छी खबरें आई हैं। अमडांगा से विधायक पीरजादा कासिम सिद्दीकी एक बार फिर दीदी कैंप में लौट आए हैं। कुणाल घोष के मुताबिक विधायकों को बरगलाकर दूसरे खेमे में ले जाया गया था, अब धीरे धीरे विधायक लौटने लगे हैं। कुणाल घोष ने ऋतव्रत बनर्जी को चुनौती दी कि टीएमसी के विधायकों को सीक्रेट बैलेट से फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि असली विपक्ष का नेता कौन है। कासिम सिद्दीकी, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पीरजादा फुरफुरा शरीफ का ऑनरेबल एमएलए, वो है अमडांगा से। कासिम सिद्दीकी ममता दीदी का सोल्जर है, ममता दीदी का ऊपर उनका पूरा रिस्पेक्ट था। ममता दीदी का अंडर में, ममता दीदी का लीडरशिप में अभिषेक के साथ कासिम सिद्दीकी पॉलिटिक्स पहले भी किया, आज भी है। थोड़ा कुछ कंफ्यूज उनको कर दिया था कुछ लोग, इधर साइन कर दीजिए, हम लोग भी दीदी के पास जाएंगे, तो वो कंफ्यूज हो गए, सोचा ये भी दीदी का विंग है। तो जब उनको ये मालूम होगा जो वो तो दीदी का खिलाफ है, तो कासिम सिद्दीकी तो पूरा दीदी का साथ है। वो उनका मुंह से आप लोग सुनिए, वो दीदी का साथ थे, दीदी का साथ है और दीदी का साथ ही रहेंगे।